मटर की सब्जी और मटर के पराठे। शकुंतला को घर चलाने की आदत कंजूसी से थी। जब उसके दोनों बेटे छोटे थे और उसका पति एक फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी किया करता था, तब भी वो कंजूसी से ही अपना घर चलाया करती थी। लेकिन अब जब उसके दोनों बेटे सरकारी नौकरी लग गए थे और घर में बहू आ गई थी, तब भी कंजूसी उसके दिमाग से नहीं निकली थी। ऐसे ही एक दिन उसकी बहू प्रेरणा चाय लेकर आती है तो शकुंतला कहती है, ये सब क्या है प्रेरणा? तू चाय लेकर आ गई है तो साथ में बिस्किट लेकर आने की क्या जरूरत थी? तू जानती है ना, ये बिस्किट मैंने मेहमानों के लिए रखे हैं। माँ जी, ये बिस्किट तो मैं इसलिए लेकर आ गई कि आपने दोपहर में ठीक से खाना नहीं खाया था, आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तू इतनी ज्यादा आलसी है? तू चाहती है कि मैं ये बिस्किट खा लूं और रात को कम खाना खाऊं और तुझे रोटी कम बनानी पड़े। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वैसे भी रात की रोटियां तो मेरी जेठानी मंजू बनाएंगी ना, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? बिस्किट उठाकर वापस रख दे, और कोई भी ये बिस्किट नहीं खाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेहमानों के लिए रखे हैं। मैं बाजार जा रही हूँ चाय पीकर और हफ्ते भर की सब्जियां लेकर आती हूँ। वैसे भी सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। शकुंतला बाहर जाती है और सब्जी वाले से सब्जियों के दाम पूछती है तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे। उसने खुद से कहा, कुछ दिनों में लगता है सब्जियां थैली में पैक होकर सुनार की दुकान में मिलेंगी। कितनी महंगी हो गई हैं। तभी उसकी नजर मटर के ठेले पर गई और सच में मटर बहुत सस्ते हो गए थे। उसने खुद से कहा, अरे बाबा, ये मटर ही है जो मुझे बचा सकती है। एक काम करती हूँ, सब लोगों के लिए 3-4 दिन के लिए मटर ही लेकर चलती हूँ। मटर की तरह तरह की सब्जियां और पराठे बनाकर खिलाऊंगी। शकुंतला ढेर सारी मटर लेकर घर आ जाती है और उसके दोनों बेटे जब देखते हैं कि वो मटर के अलावा कुछ लेकर ही नहीं आई थी, तो उसकी बड़ी बहू मंजू ने कहा, माँ जी, ये क्या है? आप तो बस मटर लेकर आई हैं, ऐसे थोड़ी होता है। हम क्या खाएंगे? अब हम लोग रोज मटर खाकर तो अपना गुजारा नहीं कर सकते ना। जो मैं बोलती हूँ वही इस घर में पत्थर की लकीर होता है। आज रात को खाने में मटर की सब्जी और मटर के पराठे बना। कल क्या करना है वो कल देख लेंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोलेंगी वैसा ही होगा। आप बेकार में हम पर गुस्सा मत कीजिए, वरना आपका बीपी हाई हो जाएगा। दोनों बहुएं ज्यादा बहस नहीं करती और रात को खाने में मटर की सब्जी और पराठे बना देती हैं। जैसे ही पवन ने ये खाया तो कहा, क्या बात है माँ, सर्दियों में तो मटर की सब्जी और पराठे खाने का मजा ही अलग होता है। मटर का स्वाद कुछ ज्यादा ही टेस्टी लगता है सर्दियों में। ये बात तो सच है माँ जी, ये मटर के पराठे कितने अच्छे लग रहे हैं और मटर की सब्जी भी बहुत बढ़िया लग रही है। बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं। कल भी मैं मटर की सब्जी और मटर के पराठे ही बनवा दूंगी। वैसे भी कम से कम 5 किलो मटर लेकर आई हूं मैं। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खराब हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। अब क्या था, शकुंतला हर दिन अपने घर में मटर के पराठे और मटर की सब्जी बनाने लगी और कुछ दिनों के बाद तो उसने हद ही कर दी। उसने अपने घर के आंगन में ही मटर की खेती कर ली ताकि उसके पैसे बचे। ऐसे एक दिन उसके बड़े बेटे नवीन ने अपनी पत्नी मंजू से दबे स्वर में कहा, मंजू, मुझे अब मटर से उल्टी आने लगी है। सुबह नाश्ते में मटर के पराठे, दोपहर में मटर की सब्जी और रात में फिर मटर पुलाव। दफ्तर में भी दोस्त मजाक उड़ाते कि मेरे खाने के डिब्बे से हमेशा मटर की महक आती है। मुझे भी यही लगता है, पर माँ जी के आगे कुछ कहो तो बवाल हो जाता है। उन्होंने तो आंगन में भी मटर के बीज बो दिए। मुझे लगता है कि इस मौसम में बाजार में जो सब्जी सबसे सस्ती होती है वो उसी को हफ्ते भर खिलाती हैं। तुम उन्हें कुछ भी मत कहना। वैसे भी वो तुम पर और प्रेरणा पर तो बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं। हम लोगों को तो फिर भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम दोनों पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देंगे। उधर छोटी बहू प्रेरणा और उसका पति पवन भी इस मटर राज से तंग आ चुके थे। प्रेरणा, कल बॉस ने पूछा कि मैं इतना पीला क्यों पड़ रहा हूँ। मैंने झूठ बोल दिया कि विटामिन की कमी है। सच तो यह है कि मैं मटर के अलावा अब दूसरा रंग देखना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं देवदास का माधुरी दीक्षित बन गया हूँ, जिस पर माँ ने हरा रंग डाल दिया है। अब तो हर जगह पर हरी मटर नजर आने लगी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जब आपकी दोनों की तनख्वाह इतनी अच्छी है तो माँ जी क्यों इतनी कंजूसी कर रही हैं। पहले मजबूरी थी, अब तो हम आराम से खा सकते हैं। आप ही माँ जी को समझा सकते हैं, हमारी तो वो सुनेंगी नहीं। अगले दिन शकुंतला के एक दूर के रिश्तेदार रामलाल जी अपनी पत्नी के साथ उनके घर आए। शकुंतला बहुत खुश हुई क्योंकि ये वही रिश्तेदार थे जिनके लिए उसने बिस्किट छिपा कर रखे थे। अरे रामलाल जी, आइए, मैं आपके लिए अभी ताजी चाय और बिस्किट लाती हूँ।
वो फौरन भागकर डिब्बे से बिस्किट लाई और साथ में चाय, क्योंकि वो सर्दियों का मौसम था। उसने बहुओं को आवाज लगाई, मंजू, प्रेरणा, जल्दी से ढेर सारे मटर के पराठे और साथ में मटर की स्वादिष्ट सब्जी बना दो। रामलाल जी को खिलाकर ही भेजना। मंजू और प्रेरणा ने एक दूसरे को देखा और मन मार कर रसोई में चली गई। फिर जब खाने का समय हुआ और उनके सामने फिर से मटर की सब्जी और पराठे आए। शकुंतला जी, एक बात कहूँ, आपकी एक कंजूसी की आदत ये अब आदत से ज्यादा बीमारी लग रही है। जब भगवान ने सब कुछ दिया है, बच्चे अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो क्यों हर रोज एक ही सब्जी खिलाकर उनका दिल दुखाती हो? अच्छी चीज खाना कोई पाप नहीं है। पैसा कमाने का क्या फायदा अगर आप अच्छी तरह से खा भी ना सके। रामलाल जी की बातें शकुंतला को तीर की तरह चुभी। पहली बार किसी बाहरी व्यक्ति ने उसकी कंजूसी को इतनी सख्ती से टोका था। उसने देखा कि नवीन और पवन भी सिर झुकाए हुए थे और बहुओं के चेहरे पर भी उदासी थी। माँ जी हमें कितना भी सुना लें, गुस्सा कर ले, लेकिन कोई बाहर वाला माँ जी को कुछ कहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन क्या करें, घर की बहुएं हैं, हम कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर माँ जी समझ गई होती कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन क्या करें, अगर हम कुछ बोलेंगे तो माँ जी बाद में हम पर ही गुस्सा करेंगी। शकुंतला ने उस दिन पहली बार अपनी आदत पर गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि पैसे बचाना एक अच्छी बात है, लेकिन केवल इसलिए बचाना कि उसकी आदत बन गई है, जबकि परिवार के लोग हर दिन एक ही चीज खाकर उब गए हैं। ये गलत है। थोड़ी देर में वो रिश्तेदार घर से चले गए। शाम को जब सब लोग हॉल में थे तो शकुंतला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटों और बहुओं, आज रामलाल जी ने मुझे आईना दिखाया है। मुझे माफ कर दो, मेरी आदत ने तुम्हें तंग कर दिया। आज से इस घर में सिर्फ मटर ही मटर नहीं बनेगी। नवीन, कल सुबह तुम बाजार जाकर अपनी मनपसंद सब्जियां लेकर आना, और प्रेरणा, तुम अपनी मनपसंद मिठाई बनाना। उसने आंगन में उगाई मटर की ओर देखा, फिर भी एक मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और ये जो मटर आंगन में उगी है इसे भी बर्बाद नहीं करेंगे। हम कल सुबह सबको बुलाकर मटर की शानदार पार्टी करेंगे और उसके बाद मटर को कुछ दिनों के लिए छुट्टी। अरे जी, पहले पता होता कि घर में रिश्तेदार आएंगे और आप एकदम से सुधर जाएंगी तो हम कब से रिश्तेदारों को बुला लेते। बस बस, अब तुम दोनों ने मेरे बारे में कुछ भी बोला तो हमारे घर वाले तो मटर का कोई भी पकवान नहीं खाएंगे, लेकिन तुम दोनों को मैं सिर्फ मटर की सब्जी और पराठे खिलाऊंगी, समझी? दोनों ये सुनकर हंसती हुई चुप हो जाती है, क्योंकि वो दोनों अब मटर खाकर परेशान हो गए थे। ये सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। शकुंतला ने उस दिन महसूस किया कि असली दौलत पैसे बचाकर नहीं, बल्कि परिवार को खुश देखकर मिलती है। उस दिन के बाद शकुंतला ने धीरे धीरे अपनी कंजूसी की आदत छोड़ी और उसके घर में मटर के साथ साथ हंसी और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की बहार आ गई। यहाँ बैठो आराम से, मैं तुम्हारी आंखों में दवाई डाल देती हूँ। अरे सुमन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हो जाऊंगा। बस थोड़े दिन का आराम कर लूं, फिर मैं वापस ऑटो चलाने लगूंगा। तुमने शायद नहीं सुना, डॉक्टर ने क्या बोला है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। आज तुम बच गए, ये तो हल्की सी चोट आई है। अगर ज्यादा कुछ हो जाता तो बताओ, मैं और बच्चे क्या करते? अब तुम कुछ महीने बिल्कुल भी ऑटो नहीं चलाओगे। मुझे सारा दिन घबराहट होती रहेगी। तुम घर पर आराम करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। चलो अब तो आराम कर लो, मैं तब तक कुछ खाने का बना लेती हूँ। सोनी, राजू, इधर आओ बच्चों। बोलो मम्मी। क्या हुआ मम्मी, बताओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों पिछले एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहे हो, वरना उन्हें और चिंता हो जाएगी। मुझे बस थोड़ा समय लगेगा, मैं तुम दोनों की स्कूल की नई यूनिफॉर्म और जूते जल्द ही ले आऊंगी। और रही बात किताबों की, मैंने अपनी सहेली से कुछ पैसे उधार मांगे हैं। जैसे ही मुझे दे देगी, मैं तुम्हें किताबें भी खरीद कर दे दूंगी। अभी तो वैसे भी इतनी पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि स्कूल खुले हुए अभी 12-13 दिन ही हुए हैं ना। नहीं मम्मी, स्कूल तो खुलते से ही पढ़ाई शुरू हो गई। वो तो हम दोनों ही हैं जो हमारी किताबें अभी तक नहीं खरीदी गई हैं। अब तो मेरी सहेलियों ने भी मुझे अपनी किताबें देने से मना कर दिया है। हाँ मम्मी, बिना किताबों के तो मैं भी स्कूल नहीं जा पाऊंगा, मैम से रोज डांट पड़ती है। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ बच्चों, मुझे बस थोड़े दिन का टाइम दो, फिर तुम स्कूल चले जाना। सुमन, जो कि बहुत ही गरीब थी, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। उसका पति मदन किराए का ऑटो रिक्शा चलाता था। घर का किराया, बिजली पानी, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे सब निकालने थे। पर कुछ समय से मदन की आंखों में दिक्कत चल रही थी। ज्यादा देर तक ऑटो रिक्शा चलाने के कारण मदन की आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो गई, जिससे अब वो ऑटो रिक्शा नहीं चला पा रहा था।
पर घर खर्च चलाने के लिए कुछ तो करना ही था। इसलिए सुमन बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा करने लगी। वो रोजाना कोई ना कोई काम ढूंढने के लिए जाती जिससे वो पैसा कमा सके और बच्चों को स्कूल की किताबें खरीद कर दे सके। सुमन के दोनों बच्चे नई क्लास में आ गए थे, पर अभी तक उन्होंने किताबें नहीं खरीदी थी और उनकी पढ़ाई बहुत ही खराब हो रही थी। देख सुमन, मैंने तुझे कहा तो था कि मैं बच्चों की किताबों के लिए तुझे उधार पैसे दे दूंगी, पर मेरा ब्यूटी पार्लर खुद ही नहीं चल रहा और तू तो जानती है मेरे हस्बैंड की नौकरी भी चली गई है, तो मैं बड़ी मुश्किल से घर का काम चला पा रही हूँ। मुझे माफ कर दे, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हो पाएंगे। कोई बात नहीं सरिता, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तू पहले अपना घर देख, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुमन परेशान हो जाती है। उसे उम्मीद थी कि उसकी सहेली उसकी थोड़े पैसे की मदद जरूर करेगी, पर उसकी सहेली ने भी उसे अपनी परेशानियां बताकर मना कर दिया। अब मैं क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बच्चों को स्कूल गए 1 महीना होने वाला है। अगर मैंने उन्हें स्कूल नहीं भेजा तो उनका नाम कट जाएगा। मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। घर का किराया भी आया हुआ है। अगर घर का किराया नहीं दिया तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। मुझे घर खाली करना पड़ेगा। अरे, ये किसका फोन है? ये तो पड़ोस की शारदा का फोन है। उठाकर देखती हूँ। हेलो मम्मी, जल्दी घर आओ, हमारी लाइट कट गई है। मैं शारदा आंटी के फोन से आपको फोन कर रहा हूँ। अब गर्मी में कैसे रहेंगे मम्मी? मैं आती हूँ बेटा, आ रही हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी, कहाँ से पैसे लाऊंगी, मेरी मदद करो। सुमन के सिर पर एक परेशानी और आ गई, क्योंकि 1200 रुपए बिजली का बिल नहीं भरा। अचानक उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा था, स्पेशल भरवा पराठा बनाओ, 20,000 रुपए का इनाम घर ले जाओ। बहुत सारी महिलाएं लाइन में उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए खड़ी थी। अगर मैं इस प्रतियोगिता में भाग ले लूं तो मैं ये इनाम जीत सकती हूँ। मैं कोशिश करके देखूं, मुझे तो पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ, मैं पूछती हूँ, भैया मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है, क्या मैं अपना नाम लिखवा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, इस प्रतियोगिता में कोई भी भाग ले सकता है। वहाँ सामने प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, तुम जाकर अपना नाम लिखवा दो। जो भी प्रतियोगिता में जीतेगा उसे इनाम दिया जाएगा। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन अपना नाम प्रतियोगिता में लिखवा देती है और जल्दी जल्दी में घबराहट में उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो हरे मटर उठा लेती है। सब औरतें बढ़िया बढ़िया भरवा पराठे बनाना शुरू करती है। सुमन मटर के भरवा बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाती है और चांस की बात, उसके बनाए मटर के पराठे उसे जीत दिलवा ही देते हैं। हम लोगों ने ये प्रतियोगिता नए हुनर को पहचान देने के लिए रखी थी और आज सुमन जी ने भरवा मटर के पराठे बनाकर ये प्रतियोगिता जीत ली है। सुमन जी को 20,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। सुमन जी, आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रोत्साहन कैसे मिला? क्या किसी ने आपको इस बारे में बताया था? सुमन ये बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़ती है और अपनी सारी कहानी बताती है। मुझे नहीं पता था कि मैं इस प्रतियोगिता में जीत पाऊंगी, पर भगवान ने मेरा साथ दिया। आज मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत थी, तो मैंने उन्हें याद करके बस ये मटर के पराठे बना दिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। मुझे ये पैसे आज बहुत जरूरी चाहिए थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन जीती हुई इनाम की राशि लेकर जाने लगती है। तभी एक आदमी उसे रोकता है। मेरा नाम आलोक है। सुमन जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे रेस्टोरेंट में काम करें, जिसके लिए मैं आपको अच्छी सैलरी दूंगा। मुझे आप जैसी होनहार लेडी की जरूरत थी। आप जब चाहे मेरे रेस्टोरेंट में काम के लिए आ सकती हैं। सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसी दिन भगवान ने उसकी सारी चिंताएं दूर कर दी थी। सुमन खुशी खुशी घर लौटती है। उन पैसों की मदद से उसकी सारी दिक्कतें खत्म हो गई। सुमन के दोनों बच्चे भी फिर से स्कूल जाने लगे। धीरे धीरे मदन की तबीयत में भी सुधार हुआ और उसने फिर से ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया।